विजन टेस्ट 3 क्वेश्चन 81। बेसिक और एसिडिक लावा में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक लावा ज़्यादा गर्म होता है, जो चीज़ ज़्यादा गर्म होगी वो ज़्यादा पतली होगी, यानी कि वो कम गाढ़ा होता है। एसिडिक लावा ठंडा होता है, ठंडी चीज़ थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी होती है। ठीक है। और ऐसे भी ध्यान रखो कि सिलिका नाम का एक पाउडर होता है, जिसमें ज़्यादा पाउडर होगा वो ज़्यादा विस्कस होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें दोनों में से, एसिडिक और बेसिक में से, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, तो वो एसिडिक का होता है। एग्जाम में अगर भूल जाओ तो याद ऐसे रख सकते हो, जस्ट याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये एक्चुअली नहीं होता है, जस्ट एक तरीका याद करने का कि मान लो आपने नीचे से सेम टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, ठीक है, सेम टेम्परेचर के ऊपर आपने बेसिक लावा भी रख दिया और एसिडिक लावा भी रख दिया। ऐसा होता कुछ नहीं है, जस्ट याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो बेसिक लावा पता है पतला सा है, लेट से 500 डिग्री टेम्परेचर था, बेसिक लावा पतला सा है, बह रहा है। एसिडिक लावा गाढ़ा गाढ़ा है, यानी कि इसको पिघलने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर है। ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है। अच्छा, मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है। जब ये धरती के अंदर है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, धरती के बाहर आ गया तो उसको लावा बोलते हैं। क्वेश्चन 82, ट्राइब्स एंड देयर स्टेट। इरूला ट्राइब तमिलनाडु, टोटो वेस्ट बंगाल, बोंडो उड़ीसा। इरूला ट्राइब तमिलनाडु में रहती है। ये ट्रेडिशनली सांप और चूहे पकड़ते हैं। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जय भीम, उसमें इरूला ट्राइब दिखाई गई थी। जय भीम मूवी कास्ट सिस्टम और पुलिस सिस्टम पे बनी हुई बहुत ही पावरफुल मूवी है। क्वेश्चन 83, अगर हमें नॉलेज नहीं है, सिर्फ गेस करना हो तो कैसे करोगे। नाम दिया है यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन मतलब अर्बन एरियाज़ में होगी, शहरों में। तो शहरों में अगर पेड़ लगा रहे हो तो वो आप सिर्फ पब्लिक लैंड पे लगाओगे, प्राइवेट लैंड पे नहीं लगाओगे। ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अर्बन फॉरेस्ट्री है वो सिर्फ पब्लिक लैंड पे नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें गेस करेंगे कि पहला सेंटेंस गलत है। तीसरा सेंटेंस कहता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। जैसे कि नाम बता रहा है, इसमें कम्युनिटी का फ़ायदा होगा। तो अगर कम्युनिटी कोई पेड़ लगाना चाह रही है तो वो किसी के प्राइवेट लैंड पे तो नहीं लगा देगी ना। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइवेटली ओन लैंड पे भी लगा सकते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही हैं, इसलिए 1 और 3 को हम गलत मार्क करेंगे अगर हमें नॉलेज नहीं है, सिर्फ गेस करना हो। सेकंड कह रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री हम दोनों साथ में कर रहे हैं, पेड़ और क्रॉप साथ में उगा रहे हैं, इंक्लूडिंग एनी वेस्ट पैचेस। मतलब बहुत बड़ी ज़मीन है, उसमें कोई जगह बेकार पड़ी हुई है, उस बेकार जगह में भी आप पेड़ वगैरह कुछ उगा रहे हो, क्या बुराई है, ये तो अच्छी चीज़ है ना। इसी को तो कहते हैं डिग्रेडेड लैंड्स के ऊपर पेड़ वेड़ उगाना। सोशल फॉरेस्ट्री, लोग मिलके काम कर रहे हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सरकार और लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो अगर वो वेस्टलैंड पड़ा हुआ है तो वहाँ पे अगर पेड़ उगा पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो सेकंड सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो अगर हमें नॉलेज नहीं है तो इस तरह से हम गेस करेंगे कि 1 और 3 आर रॉन्ग, 2 इज़ करेक्ट। सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसमें ये लिखा हुआ है कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 ने 3 तरह की सोशल फॉरेस्ट्री बताई है, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट्री हो रही है, पेड़ उगा रहे हो, चाहे वो पब्लिक लैंड हो या प्राइवेट लैंड हो, पार्क हो, रोड साइड हो, कहीं पे भी आप लोग उगा सकते हो पेड़ वगैरह। ठीक है, उसको नाम दे दिया अर्बन फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री के 2 पार्ट्स होते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि आप पेड़ और क्रॉप्स एक ही जगह साथ में उगा रहे हो, और दूसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। इसमें कम्युनिटी लैंड पे, पब्लिक लैंड पे पेड़ उगाए जाते हैं कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए, किसी एक बंदे के फ़ायदे के लिए नहीं, सबके फ़ायदे के लिए। तीसरा है फार्म फॉरेस्ट्री। इसमें फार्मर्स अपने पर्सनल लैंड पे, उनके जो अपने खुद के खेत हैं उसके ऊपर वो पेड़ उगाते हैं, चाहे वो खुद के यूज़ के लिए उगाएं या कमर्शियल पर्पस के लिए उगाएं, वो उनकी मर्जी है। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो पहली वाली, इसमें देखो पेड़ कितना लाइन से लगे हुए हैं, ये लग रहा है प्रॉपर नेचुरल जंगल, लेकिन नेचुरल जंगल नहीं है क्योंकि सारे पेड़ बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं। तो ये मैन मेड फॉरेस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली ये कोई कम्युनिटी लैंड है। कम्युनिटी लैंड पे सरकार ने और लोगों ने मिलके पेड़ लगाए। अब लोग वहाँ पे जाके छोटे मोटे टिम्बर के लिए या फूल पत्तियों के लिए, फल के लिए इन जंगल को यूज़ कर सकते हैं। और ये है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में बीच में क्रॉप्स भी उगा रहे हो और साथ में पेड़ भी हैं,
तो पेड़ से फल फ्रूट जो भी है वो सब चीज़ें भी ले पा रहे हो और क्रॉप्स के साथ में उग रही हैं, और ये ऑब्वियसली अर्बन फॉरेस्ट्री का एग्जाम्पल है ये वाला। क्वेश्चन 84, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये तो लो प्रेशर एरिया होता है ना, तो जब लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे तो हवा ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे थोड़ी ना आएगी। पहला सेंटेंस गलत। जुलाई में यानी कि गर्मियों में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इंडिया के लैंड मास के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और मानसून की हवाएं आती हैं, राइट। यानी कि 20 और 25 डिग्री नॉर्थ, ना कि साउथ। तीसरा कहता है कि इसके शिफ्ट की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर की विंड्स इंडिया के ऊपर आती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इक्वेटर क्रॉस करते हुए वो इंडिया की तरफ आती है और यहाँ पे मानसून आ जाता है। क्वेश्चन 85, सर्दिनिया आइलैंड मेडिटेरेनियन सी में है, इटली के साउथ वेस्ट में। जंजीबार आइलैंड, ये अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे तंजानिया है, तंजानिया के साथ में जंजीबार चैनल और ये जंजीबार आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड, ये कनाडा के साउथ वेस्ट पोर्शन में है, वैंकूवर आइलैंड, यानी कि पैसिफिक ओशन के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में। क्वेश्चन 86, ग्लेशियर्स कुछ इरोशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, यानी कि माउंटेन को इरोड करते हैं। वो नाम हैं कुछ सिर्क, एरिटिस, बक्सचरंट, क्रेविस, हॉर्न, सिरेटेड रिजेस, वैली ट्रोव, fjords। और जो चीज़ इरोड करी उसको कहीं तो लेके जाओगे, कहीं पे तो डिपॉजिट करोगे। तो जो डिपोजिशनल फीचर्स हैं वो हैं ग्लेशियल टिल, आउटवॉश डिपॉजिट्स, मोरेन, एस्कर्स और ड्रमलिन्स। सिर्क क्या होता है? माउंटेन के साथ में मान लो पे ग्लेशियर था और ग्लेशियर जब नीचे की तरफ हुआ तो अपने साथ उसने माउंटेन को इरोड कर दिया, ठीक है, जिससे माउंटेन की शेप कुछ ऐसे बन जाती है, बाउल जैसी। इसको बोलते हैं सिर्क। और जब ग्लेशियर पिघला होगा तो नीचे एक लेक बन गया होगा, राइट, इसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक। अब हो सकता है कि यहाँ पे साइड में नीचे की तरफ कुछ पत्थर वगैरह लग गए हों, ग्लेशियर अपने साथ कुछ पत्थर नीचे ले आया और ये लेक यहाँ पे बंद हो गया, सील हो गया इन पत्थरों की वजह से। अगर कल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर बढ़ गया तो हो सकता है ये पत्थर यहाँ से टूट जाएं और ग्लेशियर लेक एकदम से बाहर की तरफ बह जाएगा। उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो सिर्क सिंपली क्या है? माउंटेन को साइड में से ऐसे जब कोई ग्लेशियर काट देता है कई सालों तक, ऑब्वियसली कई सालों के एक्शन के बाद ये ऐसा होगा। बर्कशरंट क्या होता है? जैसे ये साइड व्यू है जो पिछली फोटो मैंने दिखाई, इसी का साइड व्यू देखो। साइड व्यू में ऐसे होगा कि ग्लेशियर ने कई सालों तक इस तरह से माउंटेन को काट दिया। अब ये ग्लेशियर है। अब जब एक ग्लेशियर जमा हुआ इस टाइम यहाँ पे, तो हो सकता है कि इसमें कुछ क्रैक्स आ गए हों। अक्सर बर्फ़ में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, डीप क्रैक्स, ठीक है। अगर आप चल रहे होंगे तो उस सब क्रैक में गिर जाओ नीचे, कई मूवीज़ में देखा होगा। तो ऐसे ही अगर टॉप की साइड में कोई क्रैक इस तरह से आइस में बन जाता है, उसको बोलते हैं बर्कशरंट। और पहाड़ के ऊपर ये जो रिज होती है इसको बोलते हैं एरिट। तो कई बार क्या होता है, एक ग्लेशियर यहाँ से माउंटेन को काट रहा था, दूसरा ग्लेशियर यहाँ से माउंटेन को काट रहा था और इस तरह से ऊपर काफ़ी नुकीली चोंच बन जाती है, इसको बोलते हैं एरिट। क्वेश्चन 87, चेन्नई और बेंगलुरु में से ज़्यादा साउथ में कौन है? ज़्यादा साउथ में बेंगलुरु है। वैसे तो दिखने में ऑलमोस्ट दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन बेंगलुरु 25 किलोमीटर नीचे है एज़ कम्पेयर टू चेन्नई। तो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो पहले चेन्नई आएगा और फिर बेंगलुरु। ये यूपीएससी 2003 में पूछ चुका है। और 2018 में यूपीएससी ने क्या पूछा था? दिल्ली और बेंगलुरु में। तो इन सब सिटीज़ में से दिल्ली वाले लॉन्गिट्यूड पे वर्टिकली अगर लाइन खींचोगे तो दिल्ली वाले लॉन्गिट्यूड में सबसे ज़्यादा बेंगलुरु पास में है। तो ध्यान रखो, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहे हो तो पहले दिल्ली पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद बेंगलुरु। मैप समझ गए ना आप? ये मैप बना हुआ है, यहाँ पे दिल्ली है और वर्टिकली ऐसे लॉन्गिट्यूड में देख रहे हो तो फिर बेंगलुरु है। हालांकि दोनों बहुत ही पास हैं वर्टिकली, लेकिन पहले फिर भी स्लाइटली पहले दिल्ली आएगा। ऐसे अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो तो बेंगलुरु और चेन्नई ऑलमोस्ट सेम है साथ में, बट पहले चेन्नई आएगा बाद में बेंगलुरु आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाओगे, पहले दिल्ली फिर बेंगलोर, और ऊपर से नीचे जाओगे तो पहले चेन्नई और फिर बेंगलोर। क्वेश्चन 88, सभी नेचुरल अर्थक्वेक्स लिथोस्फीयर में ओरिजिनेट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सरफेस वेव्स सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। क्वेश्चन 89, इंडस रिवर कैलाश माउंटेन रेंज में ओरिजिनेट होती है। इंडिया में ये पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आती है और वहाँ से फिर जम्मू कश्मीर और उसके बाद फिर पाकिस्तान चली जाती है। चेनाब इज़ द
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, लेकिन सतलुज इज़ लॉन्गर। लार्जेस्ट और लॉन्गर में डिफरेंस क्या हुआ? जब हम बोलते हैं लार्जेस्ट तो हम ये देख रहे हैं कि वो रिवर पानी कितना कैरी कर रही है। तो चेनाब बहुत ज़्यादा पानी कैरी करती है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है पानी इंडस में, इसलिए चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। लेकिन ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं इन समय से सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी है सतलुज। क्वेश्चन 90, एरिड सॉइल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, इसलिए वो सैंडी एंड सेलिन होते हैं। डेजर्ट में है तो ऑब्वियसली उनमें मॉइस्चर भी कम होगा, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भी कम होगा, बट दे आर रिच इन कैल्शियम। क्वेश्चन 91, अक्टूबर हीट। मॉनसून धरती पे बहुत सारा पानी बरसाता है, धरती सारा पानी सोख लेती है। अक्टूबर में पानी बरसना तो कम हो जाता है, लेकिन सूरज बहुत बढ़िया चमकता है। जब सूरज चमकेगा तो धरती में से वो सारा मॉइस्चर निकलता है, तो गर्मी भी है, मॉइस्चर भी है, यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से अक्टूबर में मौसम ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगता है। इसको बोलते हैं अक्टूबर हीट। इस समय आसमान साफ़ होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 92, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। मेजर प्लेट्स तो काफ़ी हद तक कॉन्टिनेंट्स के नाम पे ही बेस्ड हैं, ये तो वैसे ही लर्न हो जाएंगी। नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सिंगल है। और फिर अंटार्कटिका की अलग, पैसिफिक की अलग। और कुछ माइनर प्लेट्स कोकोस, नास्का, अरेबियन, फिलिपिन, कैरोलिन और फूजी। क्वेश्चन 93, देखो ऐसे ध्यान रखो, मान लो ये आपकी वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की और ये ईस्टर्न कोस्ट है, इस तरह से इंडिया की कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट सबमर्जेंट कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट इमर्जेंट कोस्ट है। देखो इमर्जेंट कोस्ट में क्या है कि यहाँ पे मान लो ये एक फ़ोटो है और उस फोटो मान लो धरती हल्की सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, तो क्या होगा? नीचे वाले पे प्लेन वाला पानी आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है कि पानी के नीचे जो डेप्थ है धरती की वो काफ़ी कम है। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न कोस्ट पे देखो, मान लो ये है और ये वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे ये सबमर्जेंट कोस्ट है। मान लो एज्यूम करो कि धरती थोड़ी सी यहाँ से नीचे हो जाए, तो क्या होगा? पानी रिलेटिवली ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से कोई सिचुएशन बनेगी। अब अगर आपको पोर्ट्स डेवलप करने हैं बड़े बड़े शिप्स के आने के लिए, तो शिप्स आसानी से कहाँ पे आ पाएंगे? जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा होगा। तो गहरा पानी कहाँ पे मिलेगा इन दोनों फोटोज़ में से? गहरा पानी यहाँ पे मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे तो पानी के जस्ट नीचे यहाँ पे रेत होगी, ज़मीन होगी, और ये काफ़ी ब्रॉड शेल्फ है, इनफैक्ट 500 किलोमीटर दूर तक के कई कई जगहों पे। तो इसलिए ईस्टर्न कोस्ट पे कम पोर्ट्स हैं और वो कम गहरे हैं, जबकि वेस्टर्न कोस्ट पे अच्छे खासे गहरे पोर्ट्स हैं। और एक बात, बहुत सारी रिवर्स ईस्टर्न कोस्ट पे आती हैं और यहाँ पे बहुत सारी सिल्ट जमा करती हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे पोर्ट्स, गहरे पोर्ट्स डेवलप करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली रिवर्स यहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट करती रहती हैं। क्वेश्चन 94, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ये टेम्परेट रीजन में आता है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन यूरोप के वेस्टर्न पार्ट पे है, तो वेस्टर्न वर्ड आ गया। और जनरली यहाँ पे टेम्परेचर जनरली कूल रहता है, ठीक है। तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी या एक्सट्रीम सर्दी नहीं होती है, मौसम बहुत ही अच्छा रहता है पूरे साल, जो कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। पूरे साल यहाँ पे वेस्टर्लीज चलती रहती हैं। 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं, समर, ऑटम, विंटर और फिर स्प्रिंग। लगभग पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, लेकिन सर्दियों में रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है, स्लाइटली ज़्यादा। क्वेश्चन 95, जब कंपनी के ओनर्स अपना हिस्सा बेचते हैं पब्लिक को, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ और एफपीओ दोनों होते हैं। जब लोग आपस में ही ट्रेड करते रहते हैं, कंपनी के ओनर जो मालिक हैं ओरिजिनल, उनसे मतलब नहीं है हमें, जनरल पब्लिक, आप और मेरे जैसे लोग जब आपस में ट्रेड्स करते हैं एनएससी बीएससी के थ्रू, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो आईपीओ और एफपीओ जो दोनों प्राइमरी मार्केट का हिस्सा हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? देखो, कंपनी का कोई मालिक था, उसका 100% हिस्सेदारी थी अपनी कंपनी के अंदर, उसको कैपिटल रेस करना था और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, तो उसने अपनी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा, लेट अस से 30% हिस्सा लोगों को दे दिया थ्रू एनएससी बीएससी। इसको बोलते हैं आईपीओ निकालना। प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है ये, क्योंकि कंपनी का ओरिजिनल ओनर अपने शेयर्स पब्लिक को दे रहा है, यानी कि प्राइमरी मार्केट है ये।
इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्योंकि सबसे पहली बार इसने ऐसा किया है कि अपना शेयर जनता को दिया है, जनता से पैसा लिया है, इसको बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, उसके बाद जब जनता के पास शेयर्स आ गए तो जनता आपस में ट्रेड करे जा रही है, यानी कि ये सेकेंडरी मार्केट BSE NSE पे आप और मैं जब शेयर्स खरीदते बेचते हैं। कुछ टाइम बाद इस बंदे को लगता है कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है एक्सपेंशन के लिए, तो ये कहता है मैं अपनी स्टेक होल्डिंग इस कंपनी में 70% से कम करके 60% कर देता हूँ, यानी कि और 10% हिस्सा अपना कंपनी का लोगों को बेच देता हूँ। तो अब सेकेंड टाइम जब ये काम ऐसा करेगा तो उसको बोलेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये दोनों ही पब्लिक ऑफर थे, ये पहले था इसको बोलते हैं इनिशियल, ये बाद में हुआ उसको बोलते हैं फॉलो ऑन। क्वेश्चन 96, ज़्यादातर रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों बहती हैं? उसका रीज़न ये है क्योंकि इंडियन पेनिनसुला ईस्ट की तरफ झुका हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, बहुत कम नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, उनमें से सबसे फेमस है नर्मदा, तापी और माही। क्यों? क्योंकि वो रिफ्ट वैली में बहती हैं। जैसे नर्मदा विंध्यास और सतपुरा रेंजेस के बीच में रिफ्ट वैली में बहती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक ईस्टर्न रिवर भी है, मतलब जो ईस्ट की तरफ जाती है, दामोदर रिवर, वो भी रिफ्ट वैली में बहती है। क्वेश्चन 97, न्यू स्टार्ट मतलब स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये 2010 में साइन करी थी USA और रशिया ने। इसमें ये कोशिश करेंगे, ऐसा ये बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर आर्म्स कम करेंगे, राइट। इसको फ़िलहाल एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया है। इसमें ये दोनों कंट्रीज़ USA और रशिया एक दूसरे में जाके फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं एक साल में 18 बार कि इस ट्रीटी को दूसरा देश मान रहा है या नहीं। और कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं, जैसे कि एक कंट्री 1550 ही न्यूक्लियर वॉरहेड्स रख सकती है, 800 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स। इसका ऑफिशियल नाम आपको पता होना चाहिए। UPSC हो सकता है न्यू स्टार्ट डॉक्ट्राइन की जगह, न्यू स्टार्ट ट्रीटी की जगह इसका ऑफिशियल नाम पूछ ले, वो है मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स। क्वेश्चन 98, मैंग्रोव्स। 42% ऑफ इंडियाज़ मैंग्रोव्स आर इन वेस्ट बंगाल। 23% मैंग्रोव्स गुजरात में है और उससे कम 12% अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन 99, ड्राई समर वेट विंटर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का। गर्मियों में बारिश नहीं होती, सर्दियों में होती है। मतलब कितने बेवकूफ़ लोग हैं यार, बारिश करनी है गर्मियों में करो ताकि कुछ राहत मिले, है ना। ठंड वैसी लग रही सर्दियों में, तब बारिश कर लेते हैं। और इतने बेवकूफ़ लोग हैं इंडिया में भी भेज देते हैं। इंडिया में सर्दियों में जब बारिश होती है ना फरवरी में नॉर्थ इंडिया में, तो अक्सर वो पानी से भरे हुए बादल यही लोग भेजते हैं यहाँ से। ठीक है, और एक बात, वेट विंटर, ये तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 96 में मेरे ख्याल से पढ़ा था कि ब्रिटिश क्लाइमेट में भी ऐसी होता है। नहीं, थोड़ी सी बात ध्यान से सुनो। ब्रिटिश क्लाइमेट में पूरे साल बारिश होती है और विंटर्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पे पूरे साल बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ सर्दियों में बारिश हो रही है। तो ये डिफरेंस है। तो विंटर रेन सुन के सिर्फ मार्क मत कर देना, ये देखना अगर पूरे साल बारिश लिखी है तो ब्रिटेन है, और अगर सिर्फ विंटर रेन है और ड्राई समर है तो वो मेडिटेरेनियन है। 100 क्वेश्चन, अर्थक्वेक में एनर्जी जहाँ से निकलती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फोकस को एपिसेंटर नहीं बोलते, फोकस को हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, हाइपोसेंटर फोकस। उसके डायरेक्टली ऊपर पृथ्वी पे सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो ऑब्वियसली वेव्स सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी? एपिसेंटर पे, क्योंकि इट हैज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? यही है ना, बिल्कुल सीधा सीधा। इसलिए सबसे पहले वेव्स एपिसेंटर पे पहुँचेंगी और सबसे ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी एपिसेंटर पे ही जनरली एक्सपीरियंस किया जाता है। सड़क पे चलते हुए अगर आप गिर जाओ तो क्या करते हो? वहीं पे सो जाते हो या उठते हो? तो अगर आप कल फेल हो गए थे या आज सुबह का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो रो मत बैठ के, उठो और पढ़ो। दोबारा फेल हो, दोबारा गिर जाओ, फिर से उठो, उठना सीखो। पड़े मत रहो सड़क पे। सड़क पे पड़े रहोगे तो आपकी कंडीशन और बेकार हो जाएगी। इसी तरह अगर फेलियर में ही अपना दिमाग मारते रहोगे, मैं फेलियर हूँ, मेरे से टेस्ट में नंबर नहीं आते इसलिए मैं डर के मारे टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं करूँगा, तो वो डर हमेशा रहेगा।
टेस्ट अटेम्प्ट करो, 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन ही सही करो, कोई बात नहीं, डटे रहो, अड़ियल बन जाओ, रोज़ करो टेस्ट, रोज़ फेल हो। कब तक फेल होंगे, कभी तो सक्सेसफुल होंगे। रोज़ खड़ा होना सीखो।